बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बड़ा अहम हुक्म पास कर दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है। और जो बड़े अरसा से हम जिस चीज़ की तलाश में थे और हम जिस मसले के ऊपर बात कर रहे थे, बिल आखिर एहतसाब अदालत ने उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए जो आसिफ जरदारी है उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी की, क्योंकि वो कोरोना वायरस की वजह से उनको एक्सेप्शन दी हुई है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है हाज़री से। और जो नवाज शरीफ है, मुलज़म नवाज शरीफ की को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में। ये तोशा खाना रेफरेंस में आज समाअत थी। तोशा खाना रेफरेंस में जहाँ आसिफ जरदारी मुलज़म है, वहीं पे नवाज शरीफ मुलज़म है, यूसुफ रज़ा गिलानी मुलज़म है। और सबसे अहम बात कि उसमें जो ओमनी ग्रुप वाले हैं, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, वो भी मुलज़म हैं। ये 5 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ ये तोशा खाना रेफरेंस फ़ाइल हुआ था। और पहले अदालत ने समन भेजे थे। समन भेजने के बाद लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर दोबारा समन भेजे गए थे, जब मैंने आपको बताया था कि जो नए नोटिस और नया एड्रेस दिया गया था फ़रूक एच नायक साहब की तरफ से, उस एड्रेस के ऊपर दोबारा नोटिस जारी किए गए आसिफ जरदारी को। और जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ को एम्बेसी के ज़रिए से, जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसके ज़रिए से नॉन अवेलेबल जो अरेस्ट वारंट थे वो उसके जो वहाँ पर लंदन में जहाँ उसकी रिहाइश है वहाँ पर सर्व किए गए। और आज क्योंकि ना नवाज शरीफ पेश हुए और ना ही आसिफ जरदारी पेश हुए, आसिफ जरदारी की तरफ से फ़रूक एच नायक साहब पेश होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से कोई पेश नहीं होता। और अदालत ने वार्निंग दी हुई थी, इसलिए अदालत ने मुलज़म नवाज शरीफ के को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है, उसका अखबार में इश्तिहार दे दिया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये पहला केस है जिसके अंदर अब तक नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका इश्तिहार जारी कर दिया गया है। और बाकी केसेस में अभी जो लाहौर की नैब अदालतें हैं वो अभी उसको उन प्रोसीडिंग्स को देख रही हैं और अभी कार्रवाई पेंडिंग है। लेकिन इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वो काम जो पहले उन्होंने बड़ा काम किया और इन ज़ालिमों को सज़ा दी, वहीं पे आज इश्तिहार भी जारी कर दिया और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। वहीं पे आसिफ जरदारी के जो वकील हैं फ़रूक एच नायक साहब, उन्होंने अदालत के साथ जो गुफ्तगू की है, और आज जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, वो ख़ुद आए हुए थे। आप ख़ुद देख लें कि नैब इस केस को बड़ी अहमियत दे रही है और इस केस के ऊपर नैब की नज़रें हैं। और नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल का बज़ाते ख़ुद अदालत में मौजूद होना ये कोई आम बात नहीं है। आज प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में मौजूद था और जो फ़रूक एच नायक साहब थे वो भी अदालत में मौजूद थे। जैसे ही एहतसाब अदालत में कार्रवाई शुरू होती है तो एहतसाब अदालत के जज साहब ने सवाल किया कि मुल्ज़मान आ गए हैं, जिसमें बताया गया अदालती अमले की तरफ से कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उसकी हद तक उसको हाज़री माफ़ी दी हुई है, क्योंकि उसको कोरोना वायरस है और उसके मेडिकल रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, नोटिस सर्व हो गए हैं आसिफ जरदारी को, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। और नवाज शरीफ को के नॉन अवेलेबल वारंट उसकी रिहाइश गाह पर पहुंचा दिए गए हैं, उसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो अदालत ने कहा ठीक है, नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दें और जो मुलज़म आसिफ जरदारी है उसको आप उसके वारंट ऑफ अरेस्ट वो जारी कर दिए जाएँ, जिसके ऊपर फ़रूक एच नायक साहब ने कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें, वो साबका सदर हैं, आप उनके जो अभी एक दफ़ा समन हुआ है, एक दफ़ा नोटिस हुए हैं, आप उसके वारंट अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकते और आप वो काम ना करें कि जो गैर कानूनी हो। तो अदालत ने कहा फ़रूक एच नायक साहब आप सीनियर हैं, लेकिन कानून हम भी जानते हैं और हम जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं होगा, और अगर आपको गैर कानूनी लगेगा तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हम मज़ीद मुल्ज़मों का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमने बहुत पहले हम नोटिस भेजते थे, वो नोटिस सर्व नहीं होते थे, आगे रिसीव कोई नहीं करता था। फिर हमने आपसे उनका नया एड्रेस मांगा, उस एड्रेस के ऊपर भी नोटिस भेजे और अदालत ने कहा हमारे नॉलेज में है कि जब लास्ट डेट पर कन्वर्सेशन हुई थी आपकी अदालत के साथ तो आपने मुल्ज़िम को बताया होगा कि अदालत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसके बावजूद अगर मुल्ज़िम पेश नहीं हुआ तो ऐसे मुल्ज़िम को कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, जिसके ऊपर फ़रूक एच नायक साहब ने कहा कि जनाब मैंने उनकी परमानेंट जो हाज़री से इस्तिस्ना है वो दी हुई है
और उनकी वो दरख्वास्त को डिसाइड कर दें और मंजूर कर दें ताकि उनको आना ना पड़े। अदालत ने कहा वो दरख्वास्त निकालें। जब दरख्वास्त रीडर ने, अदालत के रीडर ने जब दरख्वास्त जज साहब के आगे रखी तो जज साहब ने कहा फ़रूक अचनाक साहब ये दरख्वास्त तो आपकी खारिज है, अब अगली बात बताएं कि मुलज़म पेश होगा या मैं उनके वारंट इशू करूं। तो फ़रूक अचनाक साहब ने कहा जनाब आप उनकी दरख्वास्त मंजूर करें। उन्होंने कहा कि मैं ये रिटर्न उसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर लिख दिया कि डिसमिस लिख दिया, और अदालत ने कहा कि अब आप कोई नई बात है तो वो करें, ये जो आपका मामला ये ख़त्म हो गया है, दरख्वास्त खारिज हो गई है और हम कोई रिलीफ नहीं दे रहे और मुलज़म पेश नहीं होगा तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर फ़रूक अचनाक साहब ने अदालत से कहा कि इसमें आप मेहरबानी करें, फिर एक मौका दे दें, मैं अंडरटेकिंग देता हूं, बतौर सीनियर वकील अदालत में अंडरटेकिंग देता हूं, मैं लिख के देता हूं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हर हाल में मुलज़म पेश होगा, लेकिन आप वारंट उनके जारी ना करें, अरेस्ट वारंट जारी ना करें और आप मेरे कहे के ऊपर यकीन कर लें और मैं लिख कर दे देता हूँ मुलज़म अगली डेट पर पेश होगा। तो जिसके ऊपर जो जज साहब थे एहतसाब अदालत के, उन्होंने कहा कि हम इस बात को मानते हैं और हम आपका बड़ा हया करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप बड़े कानूनदान हैं और हम आपसे सीखते रहते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है आप लोगों ने ही हमें सिखाया है कि कानून हमेशा प्रोसीजर के तहत चलता है, और जो प्रोसीजर आप लोगों ने हमें सिखाया है अब उसके ऊपर अमल दरामद करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम मुलज़िम को मज़ीद माफ़ी नहीं दे सकते, रिलीफ नहीं दे सकते। जिसके ऊपर फ़रूक अचनाक साहब ने कहा कि जनाब आप इसमें एक हफ़्ते का टाइम दे दें, एक हफ़्ते में मुलज़िम को पेश कर देंगे। अदालत ने कहा एक हफ़्ते का भी, एक दिन का भी टाइम नहीं है, अब अरेस्ट वारंट इशू होंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर फ़रूक अचनाक साहब ने दोबारा वही बात की जो वो हमेशा करते रहते हैं कि जो मुलज़िम है उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है और कोरोना वायरस का इशू है, और कोरोना वायरस की वजह से अगर वो आएंगे अदालत में तो रश बढ़ जाएगा और अदालत के लिए भी बड़ा मसला बन जाएगा। तो अदालत ने कहा कि फ़रूक अचनाक साहब हम जानते हैं कि हमने कैसे मैनेज करना है, पहले बड़े बड़े मुलज़म यहाँ आते रहे हैं और वो भी कहते थे कि उनके साथ भी हज़ारों लोग आएंगे, लेकिन पहली बात तो यह है कि आता कोई नहीं है और अगर कोई आएगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। मुलज़िम का ये कोई ग्राउंड नहीं है कि क्योंकि मुलज़िम के आने की वजह से रश हो जाएगा तो उस वजह से मुलज़िम को पेश नहीं होना चाहिए। साथ जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, उन्होंने कहा कि फ़रूक अचनाक साहब मेरे भी सीनियर हैं और फ़रूक अचनाक साहब खुद 60 साल से ज़्यादा उनकी एज है, और अगर 60 साल से ज़्यादा एज के लोगों को इतना ख़तरा है तो बजाय इसके कि ये मुलज़िम को बचाएं, इनको खुद केयर करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए फिर अदालतों में पेश होने से, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा ख़तरा है, जहाँ आसिफ जरदारी की इतनी ज़्यादा केयर हो रही है तो वहीं पर फिर फ़रूक अचनाक तो ज़्यादा इस काबिल है, कम्पिटेंट है, पढ़ा लिखा है, इस बुनियाद पर उसको उनकी ज़्यादा केयर होनी चाहिए। फ़रूक अचनाक साहब ने कहा प्रोसिक्यूटर जनरल से कि आप इसमें इंटरफेयर ना करें और ये अदालत का और जो मुलज़िम गए उसका मामला है और मैं उसको हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि क्योंकि हम इसमें प्रोसिक्यूशन हैं, हम इसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और हमारा भी कोई राइट है और हमने इतनी दफ़ा नोटिस भिजवाए हैं, इतनी दफ़ा समन भिजवाए हैं, हमने जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हमारे प्रोसिक्यूटर ने अदालत से गुजारिश की थी कि वारंट जारी किए जाएँ। अदालत ने कहा था कि नया एड्रेस आ गया, एक दफ़ा इस नए एड्रेस के ऊपर हम भेज कर देख लेते हैं, अगर नहीं आएंगे तो हम दोबारा जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो जारी करेंगे। अब क्योंकि नहीं है इसलिए वारंट ऑफ अरेस्ट के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अदालत ने बाकी मुलज़मों का पूछा, जिसमें जो जेल हुकाम थे उन्होंने अदालत को बताया कि जो बाकी मुलज़मान हैं, जो अनवर मजीद है वो जेल में है और वो बीमार है, और जो बाकी मुलज़िम हैं जो अब्दुल गनी मजीद जो कि बेटा है अनवर मजीद का, वो अदालत में पेश था, और जो अनवर मजीद है उसके हवाले से अदालत ने जेल हुकाम को कहा है कि नेक्स्ट डेट पर उनको हर हाल में पेश करें और नहीं तो जेल हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और साथ जो बाकी मुलज़मान हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनके वकील को कह दिया कि उनका दोबारा कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, अगर वो नेगेटिव आता है उसकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं और मुलज़िम को हर हाल में अगली डेट ऑफ हियरिंग पर अदालत में पेश करें। और अदालत ने साथ ये भी कहा है कि ये बड़ा अहम रेफरेंस है और हमने देखना है कि किस तरीके से सरकारी ख़जाने में
जो सरकारी ख़जाने का माल था, तोशा खाना में जो गाड़ियाँ आती थी, जो बतौर हेड ऑफ़ द स्टेट गिफ्ट मिलते थे, जो लीबिया से गिफ्ट मिला, जो इनको यूएई से गिफ्ट मिला, तो ये आसिफ जरदारी बजाय इसके कि वो तोशा खाना में जमा करवाए और वो उन्होंने तोशा खाना का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट ही नहीं किया और बग़ैर प्रोसीजर अडॉप्ट करते डायरेक्ट उन गाड़ियों को अपने पास अपनी कस्टडी में रख लिया। फिर नवाज शरीफ को उस वक्त 15% के ऊपर जो गाड़ियों की असल कीमत की थी उसका 15% लेकर उसको गाड़ियां देकर नवाजा गया और ये जो जितनी अंधेर नगरी मचाई गई है, अब वक्त आ गया है कि इसका जवाब दिया जाए। साथ अदालत ने यह कहा कि अदालतों ने अपने मामलात को भी देखना है और हम नहीं चाहते कि जुडिशल निज़ाम से और जुडिशल जो प्रोसीजर है उससे लोगों का एतमाद उठ जाए। और जहां हम सारा दिन देखते हैं कि जो बाकी कॉमन मुल्ज़मान है या मुजरमान है वो अदालत में आते हैं, वो पेश नहीं होते, तो जो प्रोसीजर उनके साथ होता है अदालत इन मुल्ज़मान के साथ भी वही प्रोसीजर रखेगी, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। और साथ अदालत ने यह कहा फ़रूक चनैक साहब को कि फ़रूक चनैक साहब हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इससे भी मज़ीद सख्त ऑर्डर जारी करें और हम आईजी सिंध को कहें कि फिर गिरफ़्तार करके वो लेकर आए और अगर वो गिरफ़्तार करके ना लेके आए तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। हम अदालतों के पास बड़ा इख्तियार है और अगर अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल करने लग जाएंगी तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसलिए बेहतर है कि जो अदालतों का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको अब्यूज़ ना किया जाए, उसको मिसयूज़ ना किया जाए और ये जो मुजरमान हैं या जो मुल्ज़मान हैं इनको किसी तरीके से रिलीफ ना दिया जाए। साथ अदालत ने जो अदालत के नुमाइंदे थे, जो रीडर थे, अदालत ने उनसे कहा कि इश्तिहार जारी किया जाए इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, जो लंदन के अंदर अखबार है, वहाँ किसी भी बड़े न्यूज़पेपर का भी नाम, क्योंकि ऑर्डर के अंदर नहीं आया था कि किस न्यूज़पेपर के अंदर प्रोक्लेमेशन इशू की जाएगी। और जब किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ प्रोक्लेमेशन इशू हो जाती है तो फिर पूरी दुनिया में, क्योंकि इंटरनेशनल अखबार है, इंटरनेशनल वेबसाइट पर, इंटरनेशनल मीडिया में आ जाएगा कि एक शख्स है जिसके बारे में अदालत ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर कर दिया है, पीओ डिक्लेयर कर दिया है। अदालत ने एक एडवर्टाइज़ कर दिया है कि ये जो मुल्ज़िम है ये अदालतों के प्रोसेस से भगोड़ा है, भागा हुआ है, इसके ख़िलाफ़ ये केस है और इस केस में पेश नहीं हो रहा। इसलिए जो भी कानूनी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये जहाँ मिले उसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो इसकी कानूनी बड़ी अहमियत होती है। इसका नाम ही बड़ा होता है जब कहा जाता है कि किसी इश्तिहारी को किसी इश्तिहारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है या किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। तो नवाज़ शरीफ अपने लिए रास्ते बंद करते जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ का मुल्क में वापस आना अब दिन ब दिन इज़्ज़त के साथ वो मुल्क में वापस आने वाले नहीं हैं। हाँ, कभी हमारी हुकूमत ने कार्रवाई की और जो लंदन हुकाम हैं या जो बरतानवी हुकाम हैं अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो उसके बाद ना सिर्फ नवाज़ शरीफ आएगा बल्कि हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज और इसहाक डार भी वापस आएगा और ये सारे लोग इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और इनको कैफ़र किरदार इनका जो है वो कैफ़र अंजाम तक पहुँचेंगे और हर हाल में इनको सज़ा मिलेगी और इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। अब देखते हैं कि जो जरदारी है क्या वो इन ऑर्डर्स को चैलेंज करता है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में या वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर पेश होता है। क्योंकि अगर वो अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाकर दरख्वास्त देता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करता है तो अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट में पेश होना मुल्ज़िम की ज़िम्मेदारी है और उससे ज़्यादा अरसे के लिए वो नहीं बच पाएगा और हर हाल में अदालत को फेस करना पड़ेगा। वहाँ 2 केसेस में फ़र्द जुर्म ऐड होने वाली है, यहाँ वारंट अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। आसिफ जरदारी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अब बहुत थोड़े दिनों में वो अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।